अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं क्रॉस टॉक। मैं हूं फैसल अब्बासी। असदुल्ला खान ये प्रोग्राम होस्ट किया करते हैं, वो काबुल में हैं, काबुल से हमें ज्वाइन करेंगे। आज के प्रोग्राम में जिक्र करेंगे अफ़गानिस्तान में जामे हुकूमत के लिए तालिबान से मुज़ाकरात का आगाज़ कर दिया है। ये कहा है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने। दोशंबे में जो कॉन्फ्रेंस हुई, शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास हुआ, उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने यह बयान जारी किया है। अब सवाल ये भी है, जो अफ़गानिस्तान के हमसाया ममालिक हैं, बिलखुसूस ताजिकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है और जो दीगर कौमियतें वहाँ पे बसती हैं, उनकी जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि जो अफ़गानिस्तान की हुकूमत है उसमें पश्तूनों के अलावा दीगर कौमियतों को भी नुमाइंदगी दी जाए। अब ये हुकूमत जो है वो कितना बड़ा चैलेंज है तालिबान के लिए भी बिलखुसूस, और ये नुमाइंदगी किस तनासुब के साथ दी जाएगी ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। लेकिन अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल है, दूसरी जानिब अमरीका की जानिब से गलती का एतराफ़ किया गया है। 29 अगस्त को जो ड्रोन हमले किए गए थे, उस वक्त जब अमरीकी और गैर मुल्की फ़ोर्सेस काबुल से अफ़गानिस्तान से इनखला कर रही थी, तो देश के शुबे में ये हमले किए गए थे। अब पेंटागन ने इसे गलती करार दिया है और अफसोसनाक करार दिया है, और अमरीका ने एक तरह से इस मामले पर मुआफ़ी भी मांग ली है। आम शहरी जो हैं उनकी जान जो है वो इस मामले पे गई, आम शहरी जो हैं इसमें जान से गए, लेकिन अब अमरीका इस पर मुआफ़ी मांग रहा है। दीगर भी मामलात हैं। फवाद चौधरी साहब जो वज़ीर इत्तलात हैं पाकिस्तान के, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपके वक्त का। चौधरी साहब, एक तो ज़रा दोशंबे में जो हुआ वो बताइएगा, जो हमसाया ममालिक हैं बिलखुसूस अफ़गानिस्तान के, उनकी जानिब से क्या मुतालिबात सामने आ रहे थे, और दूसरा जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि तालिबान के साथ इस मामले में मुज़ाकरात का आगाज़ कर दिया है, तो अब तक की क्या पेशरफ्त है? देखिए, सबसे अहम बात जो है वो ये है कि आपको मालूम है कि जो अफ़गानिस्तान में 40 साल से जो असल झगड़ा है, जो रूट कॉज है अफ़गानिस्तान की इंस्टेबिलिटी की, वो ताजिक और जो दूसरी कम्युनिटीज़ हैं उनका झगड़ा है पख्तून से। जो पख्तून है वो जाहिर है 50% से भी ज़्यादा आबादी जो है वो उनकी बनती है, और जो ताजिक हैं वो क्लेम करते हैं कि वो भी बहुत बड़ी 35% 40% जो एथनिक कम्युनिटी है वो उनकी है। लेकिन बहरहाल विदाउट गेटिंग इनटू द नंबर्स, ये एक बुनियादी झगड़ा है। अब जो ताजिकिस्तान के जो मौजूदा जो सदर हैं इमाम अली जो हैं, वो ताजिकिस्तान के साथ साथ जो पूरी ताजिक ट्राइब है या ताजिक एथनिसिटी है दुनिया में, उनके वो रहनुमा माने जाते हैं। उन्होंने फादर ऑफ ताजिक कहा जाता है। अब जाहिर है कि जो पंजशीर में एक सिचुएशन है, उसकी वजह से उनकी बहुत नाराजगी है अफगानिस्तान के मामले में तालिबान से। इसके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई इमाम अली से, और उन्होंने जो इसके ऊपर अब एग्री किया है कि जब तक पख्तून और ताजिक आपस में एक सुलह नहीं करते और एक इंक्लूसिव हुकूमत की तरफ हम नहीं जाते, अफगानिस्तान के में इस्तेहकाम आना मुश्किल है जी। ये एक बहुत ही बड़ा कदम है, क्योंकि ये 40 साल बाद ये एक इतनी बड़ी आप समझिए कि एफर्ट हो रही है इन एथनिक ग्रुप्स को एक दूसरे के करीब लाने की। और वज़ीर-ए-आज़म साहब ने और ताजिक सदर ने अब इस पर इत्तफाक किया है, और इसमें बाकी लोग भी शामिल हैं, उज़्बेकिस्तान के सदर शामिल हैं, ईरान के सदर शामिल हैं। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो एक नेबर्स हैं अफगानिस्तान के, खुसूसन ये जो 4 ममालिक हैं, ईरान। चौधरी साहब, इस तनाजुर में काबुल से रब्ता हुआ है, और क्या रिस्पांस उनकी तरफ से क्या आया है, और अगर कुछ शराइत आती हैं काबुल की तरफ से तो वो क्या हो सकती हैं? अब देखते हैं कि काबुल की तरफ से क्या इसका रिएक्शन आता है, कैसे आगे चलते हैं। क्योंकि देखिए, भारत काबुल में हुकूमत हमारी हुकूमत तो नहीं है। जाहिर है कि हम तो उन्हें दरख्वास्त ही कर सकते हैं, और एक हमारी कोशिश यही होगी कि इन शराइत के ऊपर जो है वो बात आगे बढ़े। लेकिन अभी आज एक अच्छा पेशरफ्त ये हुई है कि जो अफगानिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म हैं, जो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर है, जो उन्होंने एक ऐलान किया है, जिसके बाद उन्होंने पंजशीर में जो इंसानी जो एक इस वक्त अलमिया जन्म दे रहा है, ज़ाहिर है वहाँ चीज़ें नहीं है खाने पीने की और रूट्स बंद हैं, तो उन्होंने रूट्स खोलने का ऐलान किया है, जो एक बड़ी कामयाबी है मैं समझता हूँ। और आगे चल के ये मुज़ाकरात जो ही फॉर्मलाइज हो जाते हैं
तो ये एक बहुत एक मेजर इवेंट होगा अफगानिस्तान के तनाज़ुर। तो इस लास्ट क्वेश्चन है आपसे, तालिबान को हाउस इन ऑर्डर करने में कितना टाइम लग जाएगा, बिलखुसूस की जो एक पॉलिटिकल रिकन्सिलिएशन की वहाँ पे ज़रूरत है? लेकिन यार ये तो डिपेंड करता है कि कितनी तेजी से ये रिकन्सिलिएशन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगर हमारी रिकन्सिलिएशन एफर्ट कामयाबी से आगे चली तो फिर ये इस्तेहकाम की तरफ हम जल्दी चले जाएंगे। जिस तरह वज़ीर आज़म साहब ने वहाँ पे कहा है कि अफगानिस्तान एक दौराहे पे है, या तो आप इस वक्त एक बिल्कुल इस्तेहकाम की तरफ चले जाएंगे, और अगर आप इस्तेहकाम की तरफ नहीं गए तो फिर एक बहुत बड़ा जो मसला है वहाँ पे पैदा हो जाएगा। जी ठीक, बहुत शुक्रिया वफाकी वज़ीर नशियात फवाद चौधरी साहब, आपके वक्त का प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। साथी एंकर असदुल्ला खान साहब काबुल में मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया असद साहब आपका। जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, जनरल साहब आपका शुक्रिया। आसिफ दुरानी साहब सफारतकार हैं, माहिर हैं बैनुल-अक़वामी उमूर के। दुरानी साहब आपका भी शुक्रिया, आपसे गुफ्तगू करेंगे। असद साहब, अभी चौधरी साहब भी बता रहे थे, एक तो डेवलपमेंट ये है कि पाकिस्तान अब एफ़र्ट्स कर रहा है कि जो दीगर कौमियतें हैं अफ़गानिस्तान में वो किसी न किसी तरह तालिबान के साथ ऑन बोर्ड आ जाएँ। लेकिन आज काबुल और नगर हार जो है वहाँ पे धमाके भी हुए हैं, 20-22 लोगों के ज़ख्मी होने की इत्तलात हैं, 2 से 3 हलाकतें भी रिपोर्ट हुई हैं। कुछ मालूम हो सका है ये धमाके किसकी जानिब से किए गए हैं, और जो बिलखुसूस इंतज़ामिया है जो सिक्योरिटी के मैटर देख रही है काबुल में, जो तालिबान की जानिब से लोग लगाए गए हैं, उनकी कोशिशें क्या हैं, उनकी एफ़र्ट्स क्या हैं? शुक्रिया फैसल। देखिए, जो सीरीज़ ऑफ ब्लास्ट आज हुए हैं नंगरहार में और इसके अलावा काबुल में तो एक उसको स्टिकी बॉम्ब बोलते हैं, जो कार के नीचे चस्पां कर दिया जाता है उसके, और ये इलाका था दश्त बर्छी, ये इसका काबुल का एक इलाका है, तो वहाँ पर ये हुआ और उसमें 2 लोग ज़ख्मी हुए हैं। किसी ने इसकी ज़िम्मेदारी कबूल नहीं की, और जाहिर है ये तालिबान के ऊपर अटैक था जो जलालाबाद के करीब हुआ, और वहाँ पर आप जानते हैं कि जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड है या दाइश की अगर ज़्यादा प्रेजेंस है तो वो वहीं पर है, इन्हीं इलाकों में है। तो सस्पेक्ट ये किया जा रहा है कि ये दाइश की तरफ से ही किया गया है, लेकिन इसकी ज़िम्मेदारी अभी तक किसी ने कबूल नहीं की। इसमें जो हम इब्तदाई तौर पर इत्तला थी कि 4 अफराद जाँ भाग हुए हैं, इसको फिर हमने हॉस्पिटल के सोर्सेज से चेक किया तो पता चला कि 2 अफराद जाँ भाग हुए हैं, कहीं 3 भी रिपोर्ट हुए, लेकिन बहरहाल 2 जाँ भाग और 21 ज़ख्मी हैं। अब देखिए, यही सबसे बड़ा जो इस वक्त चैलेंज है नई हुकूमत के लिए। पिछले 20-25 दिन में अगर हम कारकर्दगी देखें या हम रिजल्ट चेक करें, हम कहें कि तालिबान ने क्या किया है, तो हम कहेंगे कि तालिबान ने सिक्योरिटी को बहुत इम्प्रूव किया है। और अगर हम कहें कि सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, तो भी हम कहेंगे कि सबसे बड़ा चैलेंज भी सिक्योरिटी ही है। जाहिर है, एक तो इकोनॉमिक चैलेंज है, जो कल भी हम प्रोग्राम में जिक्र कर रहे थे कि बैंकों में से आप अपने पैसे अपने ही पैसे तक रसाई मुश्किल हुई हुई है, और 20,000 अफगानी से ज़्यादा आप एक हफ्ते में नहीं निकलवा सकते, जिसकी वजह से पूरा कारोबारी जो ढांचा है वो मुतासिर हुआ है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन इसके साथ साथ सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब देखिए, जब तक ये ब्लास्ट होते रहेंगे या इस तरह की चीज़ें होंगी तो यकीनन जो इसको स्टेबल गवर्नमेंट नहीं कहा जा सकता। असद साहब, ये बताइएगा जो सिक्योरिटी मॉडल है इस वक्त तालिबान का, वो क्या है, किस तरह मैनेज किया जा रहा है, कमांड कौन कर रहा है, और फिर कैसे इदराक होता है आम लोगों को कि ये सिक्योरिटी ऑफिशियल हैं, आम लोग नहीं हैं? जी, इसमें देखिए मरहलावार यूनिफॉर्म पहनाए जा रहे हैं। बहुत सारी जगहों पर अब यूनिफॉर्म्ड सिक्योरिटी पर्सनल जो हैं उनको ड्यूटीज असाइन की गई हैं, यानी बहुत सारी जगहों पर अब जो लोग ड्यूटी दे रहे हैं उन्होंने अपने यूनिफॉर्म्स पहन लिए हैं। तो एक तो जो आपका बुनियादी सवाल था कि ये कैसे पता चलता है कि ये सिक्योरिटी एहलकार है, तो एक तो यूनिफॉर्म, लेकिन सब जगहों पर अभी नहीं हुआ। अब सिक्योरिटी को मरहलावार इंप्लीमेंट किया जा रहा है। अब हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जगहों पर, जैसे आज हमारा एक जेल का विजिट हमने किया जो बिल्कुल खाली पड़ी है, लेकिन वहाँ पर तालिबान ने मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी संभाली हुई है, उनके पास तमाम इक्विपमेंट मौजूद हैं सिक्योरिटी का, और पूरा एक सिस्टम उन्होंने वहाँ पर बना दिया है। इसी तरह से कई जगहों पर हस्पतालों के बाहर, सफारत खानों के बाहर और मुख्तलिफ जगहों पर जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट या सेंसिटिव प्लेसेस हैं वहाँ पर, और बाज़ारों में, यहाँ तक कि आज मैं सराफा बाज़ार गया था, जो करेंसी एक्सचेंज मार्केट है वहाँ गया था, तो वहाँ पर तालिबान यूनिफॉर्म में अपनी सिक्योरिटी जो है वो सर अंजाम दे रहे थे। तो अब आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी सिक्योरिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं। और कल हमने देखा कि जहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला इस हवाले से भी है कि गुर्बत चूंकि बहुत ज़्यादा है तो चोरी चिकारी बहुत है, जेब काटने के वाक़यात बहुत हैं, यहाँ तक कि मोबाइल छीन के भाग जाने के वाक़यात हैं। तो इस हद तक इसको काबू करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी यानी 2 तरह के चैलेंजेस है, एक तो दहशतगर्दी से निपटना और दूसरा फिर ये कि जो जराइम है उनसे निपटना। तो साहब, आपसे मजीद भी जानते हैं, ये जो आपने पॉइंट उठाया है कि दहशतगर्दी से कैसे निपटा जाएगा, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। जनरल साहब, एक तो इब्तदाई तौर पे वसाइल की बड़ी कमी है,
एक पॉलिटिकल रिट जो है, अभी फवाद चौधरी साहब भी जो ताजिक कम्युनिटी है और दीगर जो पश्तूनों के अलावा कम्युनिटीज़ हैं उनसे मुतालिक बात कर रहे थे। पॉलिटिकल रिट पे तो शायद टाइम लग जाएगा, लेकिन जो रिट ऑफ द स्टेट है जनरल साहब, आपको क्या लगता है तालिबान पूरी तरह कायम कर चुके हैं और ये जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं, धमाके हैं, ये ग्रुप जो कर रहे हैं वो उनको इस पोजीशन में अभी है काबुल हुकूमत के वो उनको आइडेंटिफाई कर सके? देखिए, रिट ऑफ स्टेट से जब आप बात करते हैं क्या स्टेट फंक्शन हालत में है, ख्याल ये सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अमेरिकन जब यहाँ से निकले हैं और मेरी रिपोर्ट्स हैं कि भारत ने भी जो इनके डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स थे या ब्यूरोक्रेट्स थे, जो भी थे, उन सबको निकाल लेके ले गए। तो इनके पास अभी तालिबान के लिए स्टेट को एज ए फंक्शनल एंटिटी बनाना वो बड़ा चैलेंज होगा इस वक्त। तो जब आप सिक्योरिटी की बात करते हैं तो सारा उसमें वोमन है, उसमें इंटरवोमन है उसमें सारा। दूसरी चीज ये है कि जब तालिबान की हम बात कर रहे हैं तो तालिबान सारा अफगानिस्तान नहीं है। अफगानिस्तान में और भी बहुत से लोग हैं जो तालिबान मुखालिफ हैं, कुछ तो भी चुप हैं, कुछ बाकायदा उनकी मुखालफत भी कर रहे हैं। फिर ये जो वहाँ पे ताकतें मौजूद थी, अमेरिकन लेड नेटो फोर्सेज हो कह लीजिए, भारत का बहुत बड़ा फुटप्रिंट था वहाँ पे, उन्होंने ऐसे ग्रुप्स बना के रखे हुए थे जिनके थ्रू वो अफगानिस्तान कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। वही वो ग्रुप्स हैं जिनमें दाइश का नाम ले लीजिए आप, TTP का नाम ले लीजिए आप, ये सब वो ग्रुप्स हैं जो वहाँ पे मौजूद हैं। जो NDS है वो मौजूद है वहाँ पे किसी न किसी शक्ल में। तो इनमें वो अशखास जो तालिबान से हमदर्दी नहीं रखते वो तो डेफिनेटली दूसरे ग्रुप में जाके मिल जाएंगे, और उनकी कोशिश तो ये होगी उन तमाम अनासर के साथ मिलकर, तमाम आलमी और इलाकाई क़ुव्वतों के साथ मिलकर जो तालिबान मुखालिफ हैं उनके साथ मिलकर के यहाँ पे अफगानिस्तान में तालिबान को अपने पांव जमाने का मौका न दिया जाए। वो चैलेंज अभी कैसे हैंडल किया जाता है, उसमें एक तो हमारे प्राइम मिनिस्टर की भी जो एफर्ट है वो सारी, ये बहुत बड़ी चीज़ है जो तालिबान को सोचना है और तालिबान को इससे डील करना है इससे। और इसी को अगर वो डील कर लेते हैं तो बाकी सारे एलिमेंट्स जो हैं, ऑफ कोर्स इकॉनमी, दूसरा एफर्ट, ये फिर इन प्लेस आना शुरू हो जाएंगे और आपको अफगानिस्तान की एज ए स्टेट आपको फंक्शन नजर आएगी। ये ठीक है कि तालिबान ट्रेड भी कर रहे हैं, एक्सपोर्ट भी बहुत हो रही है अफगानिस्तान से, ईरान भी जा रही है, पाकिस्तान भी जा रही है, लेकिन इसके साथ साथ चैलेंजेस ये हैं जो मैं बात करूँगा आपसे। दुरानी साहब, ये जो अब एक चैलेंज जो है वो बिलखुसूस हमसाया ममालिक अफ़गानिस्तान के, वो इस बात पे खासा ज़ोर दे रहे हैं कि दीगर कौमियतों को कबूल किया जाए। पॉलिटिकली हाउस इन ऑर्डर नहीं होगा तो तालिबान का ये मौक़िफ़ वो जो दुनिया से कह रहे हैं कि हमें कबूल किया जाए, इवन ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने यह भी कहा है कि अगर हमारी हुकूमत को तस्लीम नहीं किया गया तो इसका नुकसान हमें भी होगा और दुनिया को भी होगा। तो ये कितना जानदार है कि दुनिया इसको मान ले जब तक ये पॉलिटिकल हाउस इन ऑर्डर नहीं हो जाता? देखिए, मेरे ख्याल में ज़बीउल्लाह मुजाहिद के ये बयान ब्रिंकमैनशिप है और ये ज़्यादा चलेगा नहीं। और दूसरा ये है कि जो इंक्लूसिव गवर्नमेंट की बात चल रही है, अब उस पर न सिर्फ जो है विद इन अफ़गानिस्तान जो मुख्तलिफ एथनिक ग्रुप्स हैं, बल्कि जो अफ़गानिस्तान के इमीडिएट हमसाया ममालिक हैं उसमें ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान ख़ास तौर पे वो एक ही एथनिसिटी के लोग हैं और उनको उनकी सेंसिटिविटीज़ भी मौजूद हैं। तो तालिबान को उनको भी सुनना पड़ेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा उनको विद इन अफ़गानिस्तान जो मुख्तलिफ एथनिक ग्रुप्स हैं इंक्लूडिंग ताजिक, उज़्बेक, हज़ारा और तुर्कमन, इनको जो है इनके जो रिप्रेजेंटेशन है उनको बढ़ाना पड़ेगा, उनको मंजर आम पे लाना पड़ेगा। वरना जो है ये जो हाईली सेंट्रलाइज रूल है थ्रू अमीरुल मोमिनीन, ये मेरे ख्याल में पहले कभी चल सकता होगा, आज के दौर में और ख़ास कर पिछले 40 सालों के दौरान जो मुख्तलिफ एथनिक ग्रुप्स हैं जिन्होंने सोवियत टाइम में भी अपने अपने इलाकों में लड़ाई की सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़, उसके बाद जब नजीबुल्लाह की हुकूमत गिर गई तो उसके बाद भी वो अपने अपने ग्रुप्स के अंदर थे और उनके दरमियान नफाक मौजूद था। यही वजह है कि मुजाहिदीन जो है आपस में लड़ने लगे, जिसकी वजह से तालिबान पैदा हुआ। तालिबान जो थे उस वक़्त जब पैदा हुए तो उस वक़्त सूरत हाल कुछ और थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्योटिक कंडीशंस थी। लेकिन 9/11 के बाद से जो ऑर्डर पिछले 20 सालों में था वो क्योटिक तो हो सकता था, लेकिन बहरहाल उसने एक ऑर्डर क्रिएट किया था
जो अमेरिकन सपोर्ट के साथ मौजूद था। लेकिन अब जो है तालिबान का जो लोग कंपेयर करेंगे वो पिछले अशरफ गनी या करज़ई के ऑर्डर के साथ कंपेयर करेंगे, तो इसलिए तालिबान के लिए यकीनन बहुत बड़ा चैलेंज होगा। उनको अशरफ गनी और करज़ई हुकूमतों से आगे बढ़कर मुल्क के अंदर अमन लाना पड़ेगा, उनके लोगों की इक्तिसादी हालत को बेहतर बनाना पड़ेगा, गुड गवर्नेंस देना पड़ेगा। तो ये तमाम चैलेंजेस हैं, और इस सूरत हाल में अगर वो दुनिया को ये बताएंगे कि अगर आपने हमें तस्लीम नहीं किया तो इसके नताइज बुरे निकल सकते हैं, तो यकीनन ये उनके फेवर में नहीं जाएगा। उनको ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकली अमली सूरत में जो है वो एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट को लाना पड़ेगा। जी ठीक है। अच्छा असद साहब, 29 अगस्त को जो ड्रोन अटैक किया गया था उस पर अब पेंटागन जो है वो अपनी गलती का एतराफ़ कर रहा है। आप काबुल में हैं, आपने वो घर विज़िट भी किया है, वहाँ के जो बाशिंदे हैं क्या वो इस गलती के एतराफ़ से मुतमईन हैं या उनकी तरफ से कोई और भी मुतालबा है? देखिए फैसल, बड़ी ही बेचारगी थी आज उस घर में मैं गया। ये कूचा दानिश है एक इलाका जहाँ पर ये एक नॉर्मल सी आबादी है, बस्ती है, जो बहुत पॉश एरिया नहीं समझा जाता, और वहाँ पर एक घर के अंदर 2 गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, उन गाड़ियों को निशाना बनाया गया और उन गाड़ियों को वो इतना शदीद हमला था कि गाड़ियों के बस एक गाड़ी तो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। तो आप सोचिए कि वहाँ पर मौजूद जो इंसान बसते थे उनका क्या हाल हुआ होगा। वहाँ 4 फैमिलीज उस मकान में रहती थीं और कोई 25 के करीब लोग रहते थे, जिसमें से 10 जाँ बाक हो गए और उसमें बच्चे भी थे। तो आज मैं उस घर में गया और वहाँ जाके मैंने सवाल यही पूछा, वो जो उस घर के सरबराह वफात पा गए हैं या शहीद हो गए हैं इस हमले में, उनके मामू से मेरी मुलाकात हुई और उनके कज़न से मुलाकात हुई। मैंने उनसे पूछा कि अमेरिका ने तो माज़रत कर ली है और आपको मासूम करार दे दिया है, तो इस पर आप मुतमईन है? ज़ाहिर है इसका ये भी एंगल है ना कि आप पर एक दाइश का होने का धब्बा भी लगा हुआ था, लोग हो सकता है मशकूक नज़रों से देख रहे हों, लेकिन पेंटागन ने यह तस्लीम कर लिया कि नहीं, ये दहशतगर्द नहीं थे। तो आप इस पर मुतमईन है और आप उस मुआफ़ी को कबूल करते हैं जो अमेरिका की तरफ से मांगी गई है। तो उस पर उनके 2 मौक़िफ़ थे। एक तो उन्होंने ये कहा कि हमसे तो कोई माफ़ी नहीं मांगी गई, यानी या तो हमसे कोई नुमाइंदा आकर कहे, हमसे बात करे और हमें आकर कहे हमने तो टीवी पे देखा है या खबरों में सुना है या लोग कह रहे हैं कि माफ़ी मांगी गई है, तो हमारे साथ तो किसी को कोई राब्ता नहीं हुआ। और दूसरा, फैमिली के कुछ लोगों ने दियत का जिक्र भी किया कि मुआफ़ी क्या होती है। ये एक ख़ानदान है जिसके सरबराह मारे गए, जिसकी बाकी फैमिली मेम्बर जो है वो सफ़र कर रहे हैं और घर की हालत यह है कि वहाँ पर रह नहीं सकते, तो वो बेयारो मददगार कहीं और किसी और रिश्तेदार के यहाँ या कहीं और मूव करके चले गए हैं। बस उसमें से कुछ मेल फैमिली मेम्बर्स वो उस घर के में आ जा रहे हैं, और आप उस घर को जाकर देखें तो आपको अंदाज़ा होता है कि कितना हौलनाक ये हमला था और आम इंसानों या मासूम लोगों पर यह हमला किया गया, जिसको एक गलती करार देकर जान छुड़ाने की कोशिश की गई। तो ये बिल्कुल मुतमईन नहीं है, फैमिली के लोग बहुत अपसेट हैं, परेशान हैं, दियत की बात कर रहे हैं, दियत का जिक्र कर रहे हैं कि, और जाहिर है आप इसको कॉम्पनसेशन भी कह सकते हैं कि मासूम लोग वो लोग जो फैमिली मेंबर्स रह गए हैं जिनकी अब कुछ सरपरस्ती करने वाला नहीं है। और फिर इंटरनेशनल मीडिया ने भी उसके बाद, जब मैं वहां पर गया उसके बाद इंटरनेशनल मीडिया ने भी उसको विजिट किया, कुछ और लोग भी वहां पर गए हुए थे। खुद अमेरिकी मीडिया का भी ये ख्याल है कि ये मुआफ़ी जो है इस तरह से जस्टिफाइड नहीं हो सकती, और इसको तो किसी तरीके से भी, मतलब जाहिर है कॉम्पनसेट करने के बाद भी इसकी माफ़ी नहीं दी जा सकती, लेकिन बहरहाल कुछ ना कुछ तो करने के लिए अमेरिका को आगे आना ही होगा। तो बहरहाल जो आपने जिक्र किया, मैंने आज उस घर का विजिट किया और पूरे इलाके में एक खौफ व हिरास था। सिर्फ वो घर मुतासर नहीं है, पूरा इलाका एक खौफ व हिरास का शिकार था और पसमानदा इलाका है। तो ये बड़ी ही एक अपसेट कर देने वाली सूरत हाल थी फैसल आज। जी ठीक है जनरल साहब, हम ज़रा इन डिटेल आएंगे जो प्राइम मिनिस्टर का दौरा रहा है उस पर भी, और अब जो पाकिस्तान की एफ़र्ट्स हैं, लेकिन ये एक कहानी है जो असद साहब बता रहे हैं। अमेरिका निकलते निकलते अगर दियत पे आ जाए फिर तो अमेरिका को दियत बहुत भारी पड़नी है, फिर तो बहुत से लोग इसका मुतालबा करेंगे। लेकिन अब इन हालात को, ये इस तरह के रिजर्वेशंस जो अमेरिका की वजह से इस कम्युनिटी के रहे हैं, उनको टैकल करना कितना आसान है अफ़गान तालिबान के लिए? फिर हम रिसोर्स की भी यहाँ बात कर रहे हैं, उनका जो मरकज़ी बैंक है उसके जो फ़ंड्स हैं वो भी मुंजमद हैं, बैंक से पैसे निकलवा सकते हैं, डिपॉज़िट करवाने वाला कोई नहीं है। अब कितना टाइम लग जाएगा, और दुनिया ने अगर मदद ना की तो क्या होगा? देखिए यहाँ पर जो ज़बीहुल्लाह मुजाहिद साहब का जो बयान था ना, उसको आप देखिए प्राइम मिनिस्टर के बयान की रोशनी में।
प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि ये अलमिया इज रेडी टू हैपन अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी सामने ना आई, और जिसमें ये फाइनेंशियल एस्पेक्ट है, जिसमें इनकी सिक्योरिटी, सब कुछ शामिल है, क्योंकि इस मुल्क को, इनके लोगों को 40 साल से और ख़ास तौर पर गुज़श्ता 20 साल से जिस तरीके से निशाना बनाया गया है और जाते जाते जिस सारे ढांचे तकरीबन तबाह कर दिए गए हैं, उनको ज़मीन पर लाना इतना आसान नहीं है, इतनी जल्दी नहीं होगा। अभी ये दुनिया को रिकग्नाइज करना चाहिए कि ये इंसानी अलमिया जन्म ले चुका हुआ है। अगर इसको ना रोका गया, इसको एफर्ट ना की गई इसको करने के लिए, तो इसमें टाइम लगेगा। और इसमें जो हमसाये वाले का उनका रोल है, इंटरनेशनल कम्युनिटी का रोल है। जहाँ तक अमेरिका का ताल्लुक है, देखिए मैं इस बात को तस्लीम करने का तैयार ही नहीं हूँ, उनको नहीं पता था कि ये कौन लोग हैं वहाँ पे। ये उन्होंने जानबूझ के गुस्से में काम किया था उनका। इससे पहले भी वो कर चुके हैं, सैकड़ों ऐसी वारदातें कर चुके हैं, हॉस्पिटल्स पे, स्कूल्स पे, शादियों पे, बारात पे, उन लोगों ने जनाजों पे हमले किए हैं इन लोगों ने। आप इनसे बहुत ये जालिम किस्म की सोच है इनकी, आप इनके इस माफीनामे पे, इस बयान पे मत जाइएगा। इसको भी देखिए, 29 तारीख को जब भी हुआ, उस दिन से सारा मीडिया शोर मचा रहा है कि ये गलत हुआ, ये सारा कुछ जो गलत किया है अमेरिका ने। अमेरिका के जो पहले उनकी जो डेविड मिली है, जो उनके चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ है, उन्होंने कहा जी बिल्कुल हमें सस्पेक्ट है कि हम कर रहे थे, शायद एक दाइश का बंदा मारा गया है, बाकी अब कोई ऐसे खास मसला नहीं बना उसका। ये उनको इतने अरसे बाद भी सामने आकर पता चली है, क्योंकि अब वहां पर अमेरिका में सवाल उठने शुरू हो गए हैं, कितना पैसा गया, कहाँ गया, ये जो लोग आपने शहीद कर दिए, मार दिए, क्यों मार दिए, किस वजह से मार दिए। कोई एक थोड़ी ये हादसा है सारा, ये तो सैकड़ों नहीं हजारों अफगान इस तरीके से शहीद कर दिए गए हैं। पूरी दुनिया में जहां जहां अमेरिका गया है उसके पीछे एक दास्तान है तबाही की, इंसानी अलमिया की। तो अमेरिका को आपकी बात सही है, अगर दिए देनी पड़ी तो अमेरिका बिक भी जाए, तब ये दिए नहीं दे सकता अमेरिका। जी बिल्कुल ठीक है। जनरल साहब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो करेंगे अब अमेरिका पाकिस्तान से क्या चाह रहा है, और दूसरा जो प्राइम मिनिस्टर ने बात की है और जो हमसाया ममालिक हैं उनकी तवक्कुआत पे क्या अफ़गान तालिबान पूरा उतरेंगे, तालिबान हुकूमत पूरा उतरेगी। ब्रेक के बाद बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। आसिफ दुरानी साहब, एक डेवलपमेंट और ये हुई कि जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है उसने अफ़गानिस्तान में मिशन को 6 माह की मज़ीद तौसी दे दी है। एक लचक यूएन की तरफ से भी नज़र आ रही है, किसी हद तक, जो बड़ी हद तक बल्कि अमेरिका, यूरोपीय ममालिक वेट एंड सी पे हैं। बुनियादी जो ह्यूमन राइट्स की बात होती है और बिलखुसूस ख़ातीन के हुकूक़ की बात होती है, आप समझते हैं कि इस मामले में अभी तक तालिबान की कारकर्दगी बिल्कुल ठीक है? क्योंकि अब तक की जो हुकूमत बनी है उसमें सिर्फ तालिबान ही हैं, ख़वातीन की नुमाइंदगी भी नहीं है। जी, वो ख़वातीन का तो मसला रहेगा, क्योंकि फ़िलहाल तो काबीना में एक ख़ातून को भी नहीं लिया गया। और इसके अलावा अब जो नई डेवलपमेंट है कि वो मिडिल स्कूल और हाई स्कूल्स खोल दिए गए हैं, लेकिन सिर्फ लड़कों के स्कूल खोले गए हैं। तो ये भी मेरे नज़दीक एक इशू बन जाएगा अगर तालिबान ने जल्द से जल्द इस मामले में जो है वो फैसला ना किया और बच्चियों के स्कूल ना खोले। और लेकिन एक चीज़ हमें ये चीज़ें वाज़ेह होनी चाहिए कि तालिबान बहरहाल एक थियोक्रेटिकल ऑर्डर है। उन्होंने अपने जो समझ के मुताबिक जो इस्लाम की तशरीह की है उसमें अफ़गान कल्चर का भी जो मिक्सचर शामिल है, उसके साथ जो उन्होंने ये एक डिस्पेंसेशन बनाया है, तो ये ज़ाहिर है बाकी दुनिया इस पे मोतरज़ है। बाकी दुनिया ये समझती है कि अफ़गानिस्तान भी जो है वो इंटरनेशनल सिस्टम का हिस्सा है, तो वो उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है डोमेस्टिक पॉलिटिकल अफेयर्स के बारे में वो अलग है। और वो ये दुरानी साहब, ये एतराज़ कितना बजा है, ये एतराज़ कितना बजा है और कितनी बड़ी रुकावट हो सकता है तालिबान हुकूमत के लिए खुद को तस्लीम करवाने में? जी बहुत हो सकता है, क्योंकि इसमें अमेरिकन के लिए तो जो बार्गेनिंग चिप है वो यही ह्यूमन राइट्स और वुमेन्स राइट्स हैं, वरना तो उनके पास और कहने को तो कुछ भी नहीं है मिलिटरीली। और अमेरिका जो वहाँ से निकला है वो अंडर एन एग्रीमेंट निकला है,
उसमें अमेरिका को जो है वो ज़बरदस्ती भी नहीं निकाला गया, वो अंडर एग्रीमेंट गए हैं। तो इसलिए तालिबान के लिए बहुत बड़ा, सबसे बड़ा मसला तो होगा क्रीडेंशियल्स कमेटी में, जहाँ पे तालिबान के नुमाइंदे को यूनाइटेड नेशंस के अंदर जो है अफगानिस्तान के फ्लैग के पीछे बैठने की इजाज़त मिलेगी। इस वक्त जो है अशरफ गनी के जो नुमाइंदा जो है एम्बेसडर इसाकज़ई, वो वहाँ पे बैठे हुए हैं। तो और इसी तरह बाकी एम्बेसीज के अंदर भी जो अशरफ गनी के नाम नॉमिनेटेड एम्बेसडर्स हैं वो बैठे हुए हैं। तो ये एक डिप्लोमेटिक पार्लांस में उनके लिए, तालिबान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, ख़ासकर यूएन की क्रीडेंशियल कमेटी जो है इन्हीं चंद हफ्तों में फैसला करेगी। उसके अंदर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो उसके अंदर 9 रुकनी मेंबर्स हैं, जिसमें अमेरिका भी शामिल है, और जाहिर है P5 की इजाज़त के बगैर जो है वो अब क्रीडेंशियल कमेटी काम नहीं कर सकती। तो अगर अमेरिका की तरफ से ना कर दिया गया तो तालिबान का नुमाइंदा वहाँ यूएन में अफगानिस्तान की सीट पे नहीं बैठ सकेगा। ठीक है। अच्छा असद, स्कूल आज खोलने का ऐलान किया गया और ये तो था कि लड़के ही जो मर्द हैं वो टीचर्स भी वही जा सकते हैं और स्टूडेंट्स भी वही जा सकते हैं। फ़ीमेल्स को लेके, ख़वातीन को लेके अफ़गान तालिबान की जो पॉलिसी है, अफ़गान हुकूमत की पॉलिसी है, क्या वो मुरतब हो रही है या उसके कुछ खदोखाल सामने आए हैं या इसमें ताख़ीर क्यों हो रही है? इसके हवाले से भी ज़बीरा मुजाहिद ने बात की है। मैं उस पर आने से पहले मगर एक चीज़ फैसला ज़रूर बात करना चाहता हूँ। ये जो अभी बात हो रही है इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है और अमेरिका वुमेन राइट्स की बात कर रहा है, मेरी समझ से बाहर है अमेरिका कौन से वुमेन राइट्स की बात कर रहा है यहाँ पर। तो अभी वो ख़वातीन जिन पर पाबंदियाँ शायद लगनी हैं उनकी बात कर रहा है, लेकिन वो ख़वातीन जो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही हैं अमेरिका की पॉलिसीज़ की वजह से, उनकी बात कोई क्यों नहीं कर रहा। ऐसी ऐसी कहानियाँ, इंसानी अलमिया की कहानियाँ हैं। कल मेरी मिसाल के तौर पर एक खातून से मुलाकात हुई, जो खातून जिनके शौहर एक जंग में मारे जा चुके हैं, वो खातून अपनी 2 बेटियों और एक छोटे बेटे के साथ यहाँ पर काबुल की सड़कों पे पड़ी हैं और वो कहती हैं कि मुझे मैं हेरात से, चूँकि जंग जारी थी, बहुत सारे लोग मारे जा रहे थे, तो मैं वहाँ से अपने बच्चों को बचाने के लिए काबुल की तरफ मैंने मूव किया और अब हमारे पास वापस आने के लिए पैसे नहीं है, खाने के लिए पैसे नहीं है। और आप यकीन कीजिए रोंगटे खड़े हो जाते हैं ऐसी ऐसी कहानियाँ। मिसाल के तौर पर खातून ने बताया कि मैंने अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए 2 छोटे बच्चे जो हैं वो गए हैं डस्टबिन से, उन्होंने कैन इकट्ठे किए हैं, खाली बोतलें इकट्ठी की हैं, वो बेचे और आलू खरीदे हैं खाने के लिए। और ये एक वेल ऑफ फैमिली है जो कहती है कि आप भीख नहीं मांग सकते। और बेगरी इस वक्त इतनी ज़्यादा है काबुल की सड़कों पे कि फूड पॉइंट पर छोटे बच्चे और मर्द बड़े लोग खड़े रहते हैं इंतज़ार में कि जब खाना ख़त्म करने के बाद कोई अपना डब्बा फेंकेगा, डस्टबिन में डालने लगेगा, तो फ़ौरन लपकते हैं कि उसमें से कुछ थोड़ा बहुत अगर बचा होगा तो वो उसको खा लेंगे। ये इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है जिसकी तरफ कोई नहीं देख रहा। फिर यहाँ पर जितने पार्क्स हैं वो भरे पड़े हैं। कुंदूज से आए हुए लोग हैं, हेलमंद से आए हैं, मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए लोग हैं, पंशीर से आए हैं, वो लोग जिनके पास अपना इलाज कराने के पैसे नहीं है, खाने के पैसे नहीं है, और उनके लिए अगर कोई इमदाद कहीं ना कहीं से पहुंचती है तो 50 लोगों की इमदाद 1000 लोगों के लिए पहुंचती है और वो फिर एक दूसरे पर झपटते हैं और छीन के भागते हैं। अगर आप खाना खा रहे हैं और आपका इरादा है कि आप ये बाकी का खाना किसी को दें, तो 4 लोग लपकते हैं आपकी तरफ आपका बचा हुआ खाना खाने के लिए। तो ये जो इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है, और इसलिए इसके हल के लिए जो हुकूमत, तालिबान हुकूमत है, ये नई इंटरिम गवर्नमेंट है, वो मदद नहीं कर पा रही क्योंकि उसके अपने पास वसाइल नहीं है। और उसके पास अपने पास वसाइल नहीं है और जो अफगान हुकूमत के एसेट्स को फ्रीज किया गया है और जो ग्रांट्स रोक ली गई हैं, ये अगर ना रोकी जाए और ये फ्रीज ना किया जाए तो शायद ये इतना बड़ा इंसानी अलमिया जन्म ना ले। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी की एक बहुत बड़ी बेहिसी है और दोहरा मयार है कि एक तरफ वुमेन राइट्स की बात कर रहा है और दूसरी तरफ इतने बड़ी बड़ी जो कहानियां हैं काबुल की सड़कों पर जा बजा बिखरी पड़ी हैं, उसकी तरफ वो देख नहीं रहा। एक तो मैं इस पर बात करना चाहता था जो अभी पहले बात हो रही थी। दूसरा जो आपने सवाल किया फैसल, तालीमी इदारे खोलने के हवाले से, उसमें मिडिल स्कूल और हाई स्कूल के हवाले से बिल्कुल ऐलान किया गया कि 8 से स्कूल खोले जाएंगे। स्कूल पार्शली खुले भी हैं आज, लेकिन ये स्कूल सिर्फ मर्दों के लिए खोले गए हैं। अभी सबसे पहले सेगमेंट में जो बात कर रहे थे दुरानी साहब के, इंक्लूसिव गवर्नमेंट या एक ऐसी गवर्नमेंट जो इंटरनेशनल कम्युनिटी की रिकग्निशन के लिए जो है वो उसमें आसानी हो जाएगी, वो एक ऐसी हुकूमत है जो ख़वातीन की तालीम की मुखालिफ ना हो और पूरी दुनिया इसको बड़ी बारीक बीनी से देख रही है।
अगरचे वो बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ें जिसका मैंने अभी जिक्र किया उसकी तरफ नहीं देख रही, लेकिन इसकी तरफ ज़रूर देख रही है। अब इस पर जो कल फैसला किया गया उस पर मज़ीद तशवीश हुई, तो ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने फिर आज इसकी वजाहत की है। उन्होंने कहा है कि हमने अभी सिर्फ मर्दों के कॉलेज स्कूल इसलिए खोलने का फैसला किया है क्योंकि अभी ख़वातीन के हवाले से हमारा काम होना बाकी है कि हम इसको मैनेज कैसे करेंगे, ऑन ग्राउंड कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि कुछ स्कूल शायद अलग करने पड़े, कुछ कॉलेज शायद अलग करने पड़े, तो उस पर काम हो रहा है और उस हवाले से जल्द अपडेट किया जाएगा। तो मेरा ख्याल है ज़बीउल्लाह मुजाहिद की बात पे यकीन करना चाहिए कि वो इस पर एक काम कर रहे हैं, एक हिकमत अमली बना रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, इसको देखते हैं आने वाले दिनों में किस तरह जो तालिबान हुकूमत है वो कैसे इसको मैनेज करती है। गुलाम मुस्तफ़ा साहब, जनरल साहब, ये बता दीजिए, जंग तो ख़त्म हो गई है लेकिन जो टैक्टिक्स हैं, जो टूल्स हैं वो जारी हैं, और जिस तरह जो फंड्स रोके गए अमेरिका की तरफ से, मुंजमद किए गए अफ़गानियों के, उसको भी एक टूल के तौर पे ही समझा जा रहा है। दूसरी जानिब जो सेक्रेटरी ख़ारजा हैं अमेरिका के एंटोनी ब्लिंकन, वो ये कहते हैं कि आइंदा दिनों में हम ये फ़ैसला करेंगे कि वाशिंगटन इस्लामाबाद से क्या करवाना चाहता है। अब अमेरिका अफ़गानिस्तान में क्या चाहता है और इस्लामाबाद से उनकी उम्मीदें और तवक्कुआत क्या हैं? देखिए, उनकी जो इतनी बड़ी हज़ीमत है उसको किसी न किसी से कवर तो उन्होंने करना है, अपनी पब्लिक को भी कुछ बताना है, और उनकी जो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज हैं इस खित्ते के बारे में, उसमें जो समझते हैं पाकिस्तान का रोल क्या है उसमें बारे में बात करनी है उन्होंने। देखिए, ये एतराज़ात लगाए जा रहे हैं इनके ऊपर, और जंग जो कहा जा रहा है कि जंग ख़त्म हो गई, मेरा अपना ख्याल ये है कि जंग असली तो अब शुरू हुई है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, अभी असल बात करते हैं इंसानी अलमिया की। देखिए, आप ये बताइए कि जो अमेरिका का जो माशरा है या बरतानिया का जो माशरा है या फ्रांस का जो माशरा है, इसको यहाँ तक पहुँचने में कितनी सदियाँ लगी। इस अफगानिस्तान को जिसको गुज़श्ता 20, 30, 40 साल से तबाही का निशाना बनाया जा रहा है, हम इससे एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि वो हुकूमत बनाए या ना बनाए, पहले ये काम करना शुरू कर दें। पाकिस्तान को वो यही प्रेशर डालना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान भी उस एफर्ट में शामिल हो जाए जो तालिबान की जो सक्सेस होने का चांस है उसको जितना कम से कम करे, पाकिस्तान उस एफर्ट में शामिल हो जाए। ये पाकिस्तान कैसे कर सकता है? हमारे तो प्राइम मिनिस्टर का सारी दुनिया शोर मचा रही है कि अफगानों को या तालिबान को जो भी है, मुझे उनसे कोई इस तरह हमदर्दी नहीं है किसी और वजह से। मैं तो सिर्फ क्योंकि कुछ थोड़ा बहुत हमारा भी इस हिस्से में इशू ये है कि एक इंसानियत का इतना बड़ा अलमिया वहां पर गुज़श्ता 40 साल से लगातार निशाने बन रहे हैं। वो इंसान, उनकी अपनी गलतियां भी हैं, क्या अब उनको इस तरह छोड़ दिया जाए जिस तरह बात कर रहे हैं उनको? क्या अमेरिका के जो ये कह रहा है, सब ऐसे भी बात कर रहे थे, ठीक है, एतराज उनका जो भी कह लीजिए, अब एतराज होंगे, ये भी नहीं होगा, और भी एतराज आएंगे इनके। वो तालिबान को भी इस चीज पे मजबूर करेंगे, आपको भी मजबूर करेंगे कि इस खित्ते में अगर अमन आए तो अमेरिका की शराइत के मुताबिक अमन आए, चीन या रूस की दूसरों की शराइत के मुताबिक अमन ना आए। ये जो इंक्लूसिव गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, यहाँ पर भी यही एक कुंडी जो फंसी रहेगी कि इनके गुमाश्ते जो इनके सारे तनख्वाह याफ्ता है, इन्हीं के लोगों को आके बैठे। जो जैरून अखवान नुमाइंदे हैं वो अखवानों को चुनने चाहिए, आने चाहिए। बाकी सारी ये मैं नहीं कह रहा कि नहीं आने चाहिए, लेकिन जो उनके ऊपर इस तरीके से दबाव डाला जा रहा है, उनको कुछ और काम करने की इजाजत ही नहीं दी जा रही, वो बेचारे क्या करेंगे? ठीक है, उनके पास ना पैसा है, ना कोई स्ट्रक्चर है, ना ही उनकी इमदाद देने के लिए अदर देन जो थोड़ी बहुत पाकिस्तान दे रहा है, कुछ और लोग दे रहे हैं इमदाद के लिए। आज चीन ने अभी ऐलान किया है, मैं देख रहा था उनके फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन जो है उन्होंने कहा है कि ये चीन चाहता है कि हर तरीके से अफगान लोगों की मदद की जाए ताकि ये अपने पांव पे खड़े हो सके। और जैसा मैंने पहले आपके सवाल जवाब में कहा था, एक फंक्शनल स्टेट बनेगी तो कामयाबी की तरफ चलेगी। उसको फंक्शनल होने दे ही नहीं जा रहे तो कैसे कामयाबी की तरफ जाएगी उसको? जी ठीक है जनरल साहब, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो इसी बात करेंगे और कुछ जिक्र करेंगे जो न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम पाकिस्तान का दौरा मनसूख कर गई। एकतरफा तौर पे ये दौरा न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड की जानिब से मनसूख किया गया। इस पर कुछ डेवलपमेंट्स हैं, उनको लेकर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। दुरानी साहब आपकी तरफ आएंगे, लेकिन उससे पहले असद साहब आपकी तरफ आता हूँ। एक और बड़ा यहाँ पे पाकिस्तान में असद साहब इस बारे में सोचा जा रहा है कि जो काबुल में या अफ़गानिस्तान में जो लोग जराइम कर रहे हैं, कोई छोटे जुर्म में अगर वहाँ पकड़ा जाता है तो उसके साथ क्या रवैया अपनाया जा रहा है और सज़ा और जज़ा का क्या सिस्टम है, क्या कोई फोर्स एक्टिव है, कोई मजिस्ट्रेट है, कोई जज है, इसके लिए वहाँ ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं? जी अच्छा फैसल, आज मैं एक पुलिस स्टेशन के पास में गया था, एयरपोर्ट के करीब एक पुलिस स्टेशन है, वहाँ गया तो वहाँ उसकी जो सिक्योरिटी है वो तो तालिबान के पास है, यानी गेट पे भी तालिबान खड़े थे और अंदर भी मौजूद थे। उसके बाद फिर मैं एक पुलिस चरखी, एक बहुत बड़ी जेल है, अफगानिस्तान की सबसे बड़ी जेल, जिसको कुछ अरसा पहले खाली कराया गया। जब तालिबान काबुल में दाखिल हुए तो फ़ौरन बाद वो वहाँ पर गए और उसको जेल को बाजियाब, वहाँ पर जितने भी कैदी थे वो सारे रिहा कर दिए और अब वो जेल का पूरा इंतज़ाम, पूरी सिक्योरिटी तालिबान के पास है। आप अंदर तक जाने के लिए आपको बहुत सारे लेटर चाहिए, इजाज़तनामे चाहिए, फिर आप अंदर जा सकते हैं, पूरी उसकी सिक्योरिटी है। लेकिन हम अंदर गए, बैरक्स तक गए, अंदर एक भी जाहिर है कैदी मौजूद नहीं है और कोई नया आ भी नहीं रहा। इसका मतलब यह है कि कोई सिस्टम ऐसा नहीं चल रहा कि जराइम करने वालों को पकड़कर उनको प्रोसिक्यूट किया जाए, पुलिस पकड़े, एक्टिव हो, क्या जराइम भी नहीं हो रहे? जराइम भी नहीं ऐसा नहीं है। अच्छा, दूसरा सवाल ये कि क्या जराइम नहीं हो रहे? तो जराइम हो रहे हैं और चोरी चिकारी के वाक़यात हो रहे हैं, जेब काटने के वाक़यात हो रहे हैं, यहाँ तक कि लोग मोबाइल हाथ से छीन के भाग जाते हैं, जैसे पर्स छीन के भागा करते थे ऐसे छीन के भाग जाते हैं। और जाहिर है बेगरी बहुत ज़्यादा है, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, गुर्बत बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए ये हो रहा है। अब उसमें क्या होता है कि जैसे ही पता चलता है कि चोरी का वाक़या हुआ है तो चोर पकड़े जाते हैं। चोर पकड़े जाते हैं तो उसकी सज़ा फिर क्या हो रही है कि तालिबान मौके पर एक छोटी सी अदालत लगाते हैं, चेक करते हैं कि क्या वाकई ये चोर है। तो पहले उस चोर को चेक करके और अगर वो कन्फेस करता है और साबित हो जाता है तो फिर उसका मुंह काला करके शहर भर में घुमाया जाता है। तो ये बड़े तवातुर के साथ हो रहा है कि चोर का मुंह काला करके उसको शहर में घुमाया जा रहा है। फिलहाल यही सजा दी जा रही है जी। और इसी नौयत के जराइम हो रहे हैं। तो अभी पूरी तरह से ये पूरा ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है कि पूरा निज़ाम आपको लेकर आना, फिर अदालतों का क़याम कि वो किस नौयत की अदालतें होती हैं और फिर सजाएं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछली मरतबा चोर के हाथ काट दिए जाते थे, संसारी की सजाएं होती थी। दुनिया को इस पर भी एतराज़ था कि आप बड़ी ब्रूटल किस्म की सजाएं दे रहे हैं। तो ये देखना पड़ेगा कि अदालतों का निज़ाम, काजी का निज़ाम किस तरह से मुरतब होता है, कैसे चलता है और सजाएं क्या दी जाती हैं। तो ये आने वाले दिनों में आप आहिस्ता आहिस्ता पॉलिसीज बन रही हैं तो बाद में ही पता चलेगा जी। ठीक है। अच्छा आसिफ दुरानी साहब, एक और मामले की तरफ आना चाह रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम यकतरफा उन्होंने पहले मैच मुलतवी किया, फिर उसके बाद दौरा मनसूख कर दिया और वो चले गए। अब इसको जाहिर है पाकिस्तान इसमें जो है वो भारत को भी ज़िम्मेदार ठहरा रहा है, उनकी शरारत भी है। ये क्रिकेट के खेल में जो सफारती लिहाज से, सफारती तरीके से जहाँ जो हथकंडे या प्रोपागेंडा या शरारतें की जाती हैं, आपको इस सारी एपिसोड में वो नज़र आती है दुरानी साहब? देखिए, अब जाहिर है अव्वल तो ये कि न्यूजीलैंड ने जो कदम उठाया वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट था, उसको ये नहीं करना चाहिए था और उन्होंने ये बिल्कुल एक तरह से पाकिस्तान के लिए एक शॉकिंग जो है सिचुएशन पैदा की है। और इसके जो असरात ये हैं कि पाकिस्तान के बारे में जो है जिस तरह के अब खदशात बाकी दुनिया में रहेंगे, जबकि ये था कि पाकिस्तान के अंदर तो टूरिज़म भी बढ़ रहा था और उसके बाद जो है क्रिकेटिंग जो है शुरू हो गया था और इससे पहले आपने देखा कि PSL भी हुआ और बायलैटरल विजिट्स भी हुए हैं टीम्स के। तो ये इस फ़ज़ा में न्यूजीलैंड का ये फ़ैसला बहुत ही इंट्रिगिंग है, इसमें कोई शक नहीं है। और दूसरा ये है कि रिसेंटली जो कुछ वाक़यात जो है अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे TTP वगैरह ने किए हैं, उसके भी जो है वो मनफी असरात हुए हैं। और फिर ये चीज़ हमें नहीं भूलनी चाहिए कि जब आप टेररिज्म के तनाजुर में बात करेंगे तो उसमें फिर बाकी ताकतें भी शामिल हैं, जिसमें अमेरिका भी शामिल है। इंडिया का रोल जो है बिल्कुल रूल आउट नहीं किया जा सकता है। इंडिया ने जो है वो यकीनन पाकिस्तान को जहाँ पे भी वो जो है नुकसान पहुँचा सके वो उसको ज़रूर करेगा, उसके लिए आई हैव नो डाउट अबाउट दैट। तो वो उन्होंने ये भी किया है और मेरे नज़दीक ये है कि हमें जो है न्यूजीलैंड को एक क्लियर मैसेज देना चाहिए
If I were to decide, I would recall my High Commissioner from Wellington. जी ठीक है। अच्छा जनरल साहब एक तो ये बताइए, क्या कोई अलर्ट जो है, जो कम्युनिकेशन है, वो इस तरह इंटरसेप्ट हो सकती है, और अगर वो कोई करता भी है तो वो कैसे पहुंच जाती है न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के पास, और फिर उसके बाद वो अपनी टीम वहां से वापस बुलाने का कह देते हैं? ये कैसे हो सकता है? देखिए, थोड़ा सा इसको बैकवर्ड चलिए आप। 2 घंटे पहले मैच से उनको हुक्म मिलता है कि आप छोड़िए और आ जाइए। यानी थ्रेट इतना सीरियस था, वो खतरा ये था कि होटल से बाहर निकली टीम तो शिकार हो जाएगी। इस किस्म की इंटेलिजेंस न्यूजीलैंड के पास तो नहीं है, क्योंकि अगर पाकिस्तान तमाम तर कोशिशों के बावजूद, ठीक है स्लिप्स हो जाती हैं, यहाँ से कुछ हो जाते वाकयात, लेकिन इसके लिए तो स्पेशल ऑर्डर्स इशू हुए थे, और वो ऑर्डर्स की कॉपी बदकिस्मती ये है, हमारे अपने ही मुल्क में लोगों ने उसका जो पहले कवरिंग पेज था उसको लेके क्योंकि पाकिस्तान ने थ्रेट अलर्ट जारी किया। पाकिस्तान ने किसी किस्म का कोई थ्रेट अलर्ट जारी नहीं किया था। पाकिस्तान की जो कंसर्न एजेंसीज थी उन्होंने एक बाकायदा लेटर लिखा था, जिसका दूसरा पेज लोगों ने पढ़ने से पहले ही इसको ट्वीट भी किया और बात बढ़ा। और दूसरी बात, ये इंटेलिजेंस सेटअप अगर न्यूजीलैंड का इतना तगड़ा था और एक जजीरे में उनको ये नहीं पता क्या हो रहा था, तो ये कहाँ से हो सकता है? कुछ ऐसे ताकतें जो इस खित्ते में मौजूद हैं, जिनकी इंटेलिजेंस नेटवर्क यहाँ पे मौजूद है और जो इफेक्टिव है और जो काम कर रहा है, कौन से लोग हैं यहाँ? ये सारा एक मंसूबे के तहत किया गया है। और दुरानी साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत बड़ी FIR लिख दी गई है, और इस FIR को इस्तेमाल किया जाएगा जहां जहां जरूरत पड़ेगी पाकिस्तान को फ्लैग करने के लिए। आप पूछ रहे थे ना ब्लिंकन, नहीं ये जनरल साहब जी ये वो चीजें हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होंगी, और बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान को बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेप लेना चाहिए। जनरल साहब, ये न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड या न्यूजीलैंड की सरकार ये इस्तेमाल हो गई है, या ये दानिस्ता तौर पे इस साजिश का हिस्सा है? जी, दानिश में इनकी टीम की मैं नहीं कह सकता, क्योंकि टीम के मेंबर्स को तो पता शायद नहीं होगा कुछ भी, लेकिन हायर लेवल पर न्यूजीलैंड इन्वॉल्व है, उसके बगैर ये नहीं हो सकता। नहीं जनरल साहब, अगर ये ऐसा है, अगर न्यूजीलैंड को 100% हम इल्ज़ाम दें इस तनाजुर में, अब ज़ाहिर साजिशें तो हैं, तो फिर उन्होंने टीम भेजी क्यों? फिर मैच से एन पहले आप विड्रॉ कर रहे हैं। अगर इतना ही खौफ था तो भेजते ही ना। यही तो ये स्टोरी ये है कि भाई टीम भेजी, हम तो भेज रहे थे, हमने तो भेज दी टीम, वहां जाकर इतना बड़े खतरात हो गए, हमें टीम वापस बुलानी पड़ी। आप इस स्टोरी को इस तरह से नहीं देख रहे, आप इसको बाई पार्ट्स मत देखें ना, स्टोरी को पूरा देखिए तो आपको बात समझ आ जाती है। ये बिल्कुल पॉसिबल है। देखिए, पॉसिबिलिटी ये भी है कि न्यूजीलैंड को ये पता ना हो कि जो इन्फॉर्मेशन उसको दी जा रही है वो सही है या गलत है, लेकिन न्यूजीलैंड को ये असेस करना चाहिए था कि ऐसा मुल्क जो इस कदर ज्यादा सिक्योरिटी दे रहा है, ये प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने खुद बात की है, ये इंतहाई तौहीन आमेज रवैया था पाकिस्तान के खिलाफ उनका। ये बैसीत कौम मैं समझता हूँ कि हमारी ये उन्होंने एम्बैरस किया है दुनिया के सामने हमें, और ये बार बार हमारे खिलाफ इस्तेमाल होगा और इसको सारा लिंक किया जाएगा और बहुत से वाक़यात के साथ मिलाकर। जी ठीक है जनरल साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। बहुत शुक्रिया जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा आसिफ दुरानी साहब, असदुल्ला खान साहब, फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।